विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मांग की लोच को समझने वाले हैं, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानेंगे। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई तो लफड़ा रहेगा नहीं, जो कि बिल्कुल मैथमेटिकल हम चीज़ों को बताने वाले हैं, जो कि आपको नॉमरिकली पूछ रहा है आजकल। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरी तरीके से ये समझने की कोशिश करेंगे कि मांग की लोच क्या है और किन वस्तुओं की मांग की लोच ज़्यादा होती है, किन वस्तुओं की मांग की लोच कम होती है, मांग की लोच के कितने सारे प्रकार हैं, हम कैसे जानेंगे कि मांग की लोच का कौन सा प्रकार है। तो इस तरीके के सारे कंसेप्ट हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये मांग का नियम क्या है, उसके बाद जानेंगे मांग की लोच को हम। ठीक है, फिर उसको मैथमेटिकली देखेंगे और न्यूमेरिकली उसे सॉल्व भी करके पता करेंगे। अब यहाँ पर समझिए कि मांग का नियम क्या है। मांग का नियम समझने से पहले भी आपको एक छोटा सा टर्म समझना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं यदि अन्य बातें समान रहे तो। अब ये क्या है भाई? इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर अन्य बातें समान रहे तो मूल्य में वृद्धि होने से मांग में कमी होती है और मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है सर? आइए बताते हैं। यहाँ पर देखो, अगर जो है ना प्राइस किसी वस्तु का बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ गया यानी कि वस्तु महंगी हो गई, तो लोग समझते हैं भैया बड़ा महंगा है, अभी डिमांड कम कर देते हैं। लेकिन जब वस्तु सस्ती हो जाए, थोड़ी बहुत मात्रा ज़्यादा खरीदने लगते हैं। मतलब ये तो बात तय है मांग के नियम के अनुसार कि मांग और मूल्य में ऋणात्मक संबंध है, यानी कि दोनों जो है नेगेटिवली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऋणात्मक संबंध है दोनों में, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी कि डायरेक्शन पता चल गया यहाँ से कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैं तो रास्ते पर जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था वही वाली हाल है, हम तो जा रहे थे इधर, प्राइस आ रहा था इधर। मतलब कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर हो रहा है प्राइस एंड डिमांड। दैट मीन्स कि नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड कौन एक्सप्रेस करता है? लॉ ऑफ डिमांड बताता है। क्लियर हो गया? लेकिन ये कब होगा ऐसा? जब चेंज नहीं होगा इनकम, डेल्टा वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब इनकम में कोई चेंजिंग नहीं, वाई मतलब इनकम, डेल्टा मतलब चेंजिंग, तो वाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कंज्यूमर का इनकम क्या है? फिक्स है। कंज्यूमर की रुचि यानी कि टेस्ट में भी कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, यहाँ पर टैक्स वगैरह है, गवर्नमेंट का टैक्सेशन वगैरह, ये सब भी कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए फैशन वगैरह की बात कर रहे हैं, फैशन में भी कोई चेंजिंग हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सीजन में कोई चेंजिंग हो रहा है क्या? समय और मौसम में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मांग पर असर डालती है, मांग को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। विज्ञापन में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में कोई भी चेंजिंग आएगा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि मांग को प्रभावित करने वाले या फिर मांग को निर्धारित करने वाले कई सारे तत्व हैं। उन सभी कारकों को मांग के नियम में स्थिर मान लिया जाता है कि उपभोक्ता के आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, समय और मौसम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की यहाँ पर जो है वो आमदनी में परिवर्तन नहीं होगा, सरकार करारोपण नीति में परिवर्तन नहीं करेगी, यहाँ पर फैशन हैबिट ये सब चेंज नहीं होंगे। ये मान लिया गया है किसमें? मांग के नियम में। और यही है मांग के नियम की मान्यताएं कि इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर की यानी कि उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन ये सब नहीं बदलना चाहिए, सरकार के करारोपण नीति में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, सीजन या फिर फैशन है ना, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, सीजन में, समय और मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, विज्ञापन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि सारी बातें यहाँ पर स्थिर मान ली गई है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तब जाकर के अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा और मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा। लेकिन कब? ये सब स्थिर रहेगा तब, यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये मान लिया जाता है मांग के नियम में। समझ में आ गया होगा कि मांग का नियम सिर्फ क्या बताता है? वो अपोजिट डायरेक्शन बताता है, यानी कि गुणात्मक रूप से चीज़ें बता रहा है। क्वालिटेटिव है ये स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, ध्यान रखना, गुणात्मक होता है। लेकिन मांग की लोच क्या बताता है कि मूल्य कितना बढ़ेगा तो उसकी वजह से मांग कितना घटेगा। कितना यूज किए हुए टर्म, यानी कि क्वांटिटी में बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और मूल्य कितना घटेगा तब मांग कितना बढ़ेगा। इस बात की हम लोग जानकारी लेते हैं मांग की लोच से। मतलब कि डायरेक्शन के साथ साथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस को भी बताता है, उसे हम लोग समझ रहे हैं मांग की लोच। और जो केवल यहाँ पर गुणात्मक रूप में चीज़ें बता रहा है कि ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ऐसा बता रहा है मांग का नियम। समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात हम आपको समझा देते हैं। जो प्राइस है ना, प्राइस ये हमारा कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
यानी कि अनाश्रित चर। और जो क्वांटिटी डिमांड है ना, इसको कहते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अनाश्रित चर कहते हैं प्राइस को। ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिमांड डिपेंड करता है कि प्राइस क्या होगा, इसीलिए पहले प्राइस लिखे हैं फिर डिमांड लिखे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर आपने तो कहा था कि प्राइस एंड डिमांड में तो नेगेटिव रिलेशन है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया तो प्राइस घट गया? नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डिमांड की वजह से प्राइस इफेक्ट करवा रहे हैं आप, मामला उल्टा करवा दे रहे हैं। पहले प्राइस का जिक्र होगा फिर डिमांड का। समझ पा रहे हो या नहीं? क्योंकि डिमांड जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस तरीके से अगर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा कि आपका डिमांड पता चलेगा कि क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा उस टाइम। तो ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं किया जाता कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड कभी भी प्राइस कभी भी नहीं घटेगा। डिमांड बढ़ने से तो प्राइस और भी बढ़ जाता है, ये तो फिर जो है वो बात अलग हो गई। तो यहाँ पर समझना कि मांग के नियम में हम लोग क्या कहते हैं, पहले प्राइस में चेंजिंग फिर डिमांड में चेंजिंग। पहले परिवर्तन किस में आएगा, मूल्य में, फिर आएगा मात्रा में परिवर्तन, क्योंकि मूल्य क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसके परिवर्तन होने के बाद डिमांड परिवर्तन होता है, इसलिए डिमांड क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये दो बातें तो क्लियर हो गई होगी। अब मैंने बहुत सारा जो है जिक्र कर दिया। अब बताते हैं आपको कि अब हम लोग मांग की लोच में क्या जानते हैं। मांग की लोच ये बताता है कि मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ और उसकी वजह से मांग में कितना परिवर्तन आया, इसका मेजरमेंट ही कहलाता है मांग की लोच। यानी कि मांग की लोच यह बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो मूल्य में परिवर्तन होने से मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ। इसी बात को हम लोग पढ़ते हैं मांग की लोच में। यानी कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक साधारण सा फॉर्मूला आपको दिखाते हैं, परसेंटेज मेथड वाला। लिखते हैं ईडी इक्वल टू, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इक्वल टू डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P%। यानी कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं मांग की लोच। डेफिनेशन ही मैंने बोला है, इसको मान लो मेन इक्वेशन ए मान लेते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला हम कैसे मान लें कि सही है या नहीं है, क्या इससे और भी चीज़ें ड्राइव हो पाएगी या नहीं, दिखाते हैं आपको हम। यहाँ पर हम ले लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए डायग्राम। देखो, सबसे अच्छा तरीका होता है मैथमेटिकली समझना, देर तक याद भी रहता है और मज़ा भी आता है, नंबर भी उठते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया प्राइस, जैसा कि आपको मालूम हो, है ना, कि हम लोग वाई एक्सिस पर ही जो है वो वस्तु के मूल्य को रखते हैं। प्राइस किधर रहता है, वाई एक्सिस पर, इसलिए वाई अक्ष को कहते हैं मूल्य अक्ष, ठीक है, क्वांटिटी एक्सिस। तो प्राइस मान लो यहाँ पर है पहले, और एक्स एक्सिस पर हम लोग रखते हैं मांग की मात्रा, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड हमने रख दिया। अब देखो यहाँ पर Q1 हम नोट कर देते हैं। देखो हमने क्या कहा कि प्राइस चेंजिंग होगा तब डिमांड चेंजिंग होगा, तो पहले प्राइस चेंज कर दो आप। प्राइस या तो जो है पहले यहाँ पर है तो बढ़ा दो या फिर घटा दो, कुछ तो करोगे। तो हम मान लीजिए कि घटा दिए इसको। जब भी प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होगा भाई, बढ़ेगा। आपने समझ लिया अभी कुछ देर पहले ही। तो यहाँ पर हमने डिमांड को बढ़ा दिया और प्राइस को क्या किया, मैंने घटा दिया। प्राइस घटा, डिमांड इधर बढ़ गया। अब समझिए कि क्या कर रहे हैं हम, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इसे आप मिला दीजिए, बन जाएगा आपका डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोप का ये ऋणात्मक ढाल वाला। इसको थोड़ा सा हटाते हैं ताकि हम काम कर सकें आगे। अब देखो यहाँ पर हम अलग से एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। देखो यहाँ पर हम चेंजिंग निकाल सकते हैं दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच का जो है ना परिवर्तन हम बोल रहे हैं डेल्टा P। कैसे निकलेगा, P2 माइनस में क्या P1, ठीक है, P2 माइनस क्या निकला P1। क्वांटिटी में भी उसी प्रकार से निकल जाएगा, डेल्टा Q इक्वल टू क्या निकलेगा, Q2 माइनस क्या Q1। अब क्या करना, इसको परसेंटेज में लिख देना, ऐसे कर सकते हैं। डेल्टा P% इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू कितना हो जाएगा 100। ये हमारा हो गया मान लीजिए इक्वेशन 1। और यहाँ पर करिए आप अथवा में डेल्टा Q% इसको निकालो, क्या निकलेगा Q2 माइनस Q1 अपॉन क्या Q1 इंटू में कितना 100। इसको आप मान लो इक्वेशन 2। अब ये मेन इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड निकल गया। आपको क्या करना है,
इन वैल्यूज़ को पुट करना है, हम इधर नोट कर देते हैं। ठीक है, देखिए लिखते हैं पुटिंग, यानी कि रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन किसमें, ए में। तो ए आपको इक्वेशन पता ही है, देखिए इधर ये वाला इक्वेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। डेल्टा क्यू परसेंट है ऊपर में, तो देखो डेल्टा क्यू परसेंट इक्वल टू हम निकाल चुके हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको Q2 माइनस Q1 अपॉन क्या, Q1 इंटू में कितना, 100। अब देखिए यहाँ पर मेन वाला बटा डालते हैं, जो ये वाला बटा था ना, ये वाला लकीर खींचा हुआ था, वो हम बात कर रहे हैं। फिर क्या है नीचे में, डेल्टा पी परसेंट। अब देखिए डेल्टा पी परसेंट इक्वल टू हम निकाल चुके थे, यहाँ पर वही वाला लिखते हैं यहाँ पर P2 माइनस P1 अपॉन क्या हो जाएगा, P1 इंटू कितना, 100। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, देखो Q2 माइनस Q1 को कुछ बोल रहे थे यहाँ पर, Q2 माइनस Q1 को बोल रहे थे डेल्टा Q, तो इनके जगह पर हम केवल रख देते हैं डेल्टा Q। बड़ा इज्जत के साथ देखो इसको Q1 लिख दो। अब ये मेन वाला बट्टा हमने डाला। अब देखो P2 माइनस P1 को क्या बोलते हैं, देखो P2 माइनस P1 को बोलते हैं डेल्टा P। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसके जगह पर डेल्टा P, इसके जगह पर नीचे तो है P1 रहने दीजिए। 4 तल्ला लग रहा है ना, 2 तल्ला बना लो इसको। ये वाला जो घर है इसको रहने दो यहाँ पर, एक Q1 तो रहेगा इसके साथ में, लेकिन ये जो भागा में था इसको गुना में ले जा रहे हैं, तो ये देखो P1 हमारा चढ़ जाएगा ऊपर, चढ़ गया ऊपर रे, और ये आ गया नीचे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें भी डेल्टा इसमें भी डेल्टा, काट मत देना, दोनों को एक साथ में कर देना, डेल्टा Q अपॉन क्या, डेल्टा P। और यहाँ पर क्या है P1, तो रहने दीजिए P1, यानी कि पहले वाला प्राइस है, तो इसके साथ पहले वाली क्वांटिटी रख दो। थोड़ा जो है ना साथ साथ में रहते हैं, ठीक आदमी दिखता भाई, है ना, वो वाला समझिए सिस्टम। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ED। तो आप यहाँ पर चाहे ना नेगेटिव इंडिकेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि प्राइस एंड डिमांड में रिलेशन कैसा है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, नया सा फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इसकी मदद से ही हम सारा नॉमेरिकल सॉल्व करेंगे, हर एक तरह का नॉमेरिकल अब आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। चूँकि ये क्वेश्चन शायद ना 2018 में पूछ चुका था, देखेंगे क्वेश्चन बैंक में ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हम हटाते हैं इसको हटा देते हैं, नॉमेरिकली हम देखेंगे भी बना करके, फिर समझ में आ जाएगा आपको कि हमने क्या क्या किया। अभी देखिए आपका जो क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक, उसमें देख लेना क्वेश्चन संख्या आपको मिल जाएगा चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में क्वेश्चन संख्या कौन सा है, चल जाना कहाँ पे, लघु उत्तरीय प्रश्न में जाना, और उसका क्वेश्चन संख्या में चले जाना 10। ठीक है, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जहाँ से शुरू होता है उसके जस्ट पहले दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में ही आपका, कि जब कोई वस्तु 5 रुपये में बिक रही थी, कितने में बिक रहा था, 5 रुपये, यानी कि पहले का प्राइस दिया हुआ है। तो लेट हम कर लेते हैं पहले का प्राइस, P1 कितना है, पहले का प्राइस है 5 रुपये में बिक रही थी, तो उसकी मांग 100 इकाइयाँ थी। मांग कितनी थी, मांग की मात्रा यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 100 इकाइयाँ थी, 100 यूनिट था डिमांड। ठीक है, लिख लिया मैंने। कह रहा है क्या, अब वस्तु का मूल्य बदल करके 8 रुपया हो जाता है। वस्तु का मूल्य जो है यानी कि P2 कितना हो गया है आपका, 8 रुपया हो गया है, जिसके फलस्वरूप मांग घट करके 50 इकाइयाँ हो जाती है। मांग घट गया, मांग घट गया मतलब पहले 100 इकाई था, अब कितना हो जाता है आपका, देखिए 50 इकाई हो जाता है। तो आपने देखा, पहले इसको चेक करिए कि मांग के नियम के अनुसार है या नहीं। मांग के नियम के अनुसार होगा तो आप बनाइए, नहीं होगा तब भी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मांग के नियम के अनुसार होगा कैसे सो, क्योंकि मूल्य देख सकते हैं 5 था, अब कितना हो गया 8, यानी कि मूल्य बढ़ा। मूल्य बढ़ने से क्या होता है, मांग की मात्रा पहले 100 था 50 हो गया, यानी कि मांग की मात्रा घटा। इसको हम लोग संकुचन बोलते हैं एक तरह का, है ना, मूल्य बढ़ने से मांग घटा है मतलब संकुचन है ये। लेकिन पूछ रहा है आगे क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना, मांग की लोच की गणना कीजिए क्या होगा, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू व्हाट। अब हम लोग जान चुके हैं कि पहले का प्राइस दिया है बाद का प्राइस दिया है,
P1 P2 दिया है, हमने अभी दिखाया था आपको डायग्राम में P1 P2 से कैसे निकालते थे, डेल्टा P निकालते थे पहले। तो डेल्टा P आप निकाल सकते हैं या फिर सीधा आप डेल्टा P परसेंट भी निकाल सकते हैं। पहले हम परसेंटेज से निकाल के दिखाते हैं आपको। तो डेल्टा P परसेंट आपका कितना निकला, P2 माइनस P1 अपॉन क्या होता है फॉर्मूला, P1 इंटू कितना हो जाता है 100। इस पर बनाइए ज़रा। P2 आपका कितना है देख सकते हैं 8 है, P1 कितना है, P1 आपका जो है 5 है, P1 फिर कितना 5 इंटू कितना 100, ये कितने से कट जाएगा 20 से, तो यहाँ पर कितना बच रहा है 3, और ये कितना है आपका 2 यानी सॉरी 20, तो ये कितना हो जाएगा 60। यानी कि डेल्टा P परसेंट यानी कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, 60% का परिवर्तन आया है मूल्य में। तो इसकी वजह से देखते हैं मांग में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। तो लिखते हैं Q2 माइनस क्या Q1 बाय क्या Q1 इंटू कितना 100। Q2 कितना है, Q2 हमारा है 50 और Q1 कितना है, Q1 हमारा है 100 बाई Q1 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा फिर से 100 इंटू कितना हो जाएगा 100। ये दोनों हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पर। जब यहाँ पर देखो माइनस में बच रहा है 50, माइनस क्या इंडिकेट करेगा कि प्राइस में कमी सॉरी डिमांड में कमी हुआ है, मांग की मात्रा में कमी आया है, कितना 50% का कमी आया है, 50% का कमी आया है किसमें, मांग की मात्रा में, है ना, प्रतिशत जो है वो कमी आया है 50%। अब हम लोग क्या जानते हैं, तो लिखिए वी नो दैट, है ना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, मैं जानता हूँ मत लिख देना, हम जानते हैं कि ED इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा आपका होता है Q परसेंट अपॉन होता है डेल्टा P परसेंट, यही तो फॉर्मूला है। तो डेल्टा Q परसेंट का मतलब है 50। अब माइनस पुट मत करना, बार बार कह रहे हैं, है ना, अगर माइनस पुट करना ही है ना तो यहाँ पर देखो माइनस पहले से ही होता है और माइनस रहेगा फिर से इसमें, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ना इसमें हम लगा रहे हैं ना इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। माइनस सिर्फ इंडिकेट करता है कि मांग की मात्रा में कमी हुआ है, प्राइस में भी कभी ना कभी नेगेटिव दिखेगा आपको, तो इसका मतलब है मूल्य में कमी हुआ है, तो नेगेटिव पुट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा जो है वो P परसेंट कितना है 60, यहाँ पर 60 पुट कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 5/6 आ गया। अब भाग करिए, जिसको नहीं आता है देखो कैसे भाग करना है, 5 इधर रख देना कितना 6, 0 बार में डालेंगे 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट डाले इसलिए 0 है। अब यहाँ पर कितना कर सकते हैं 8 बार में, 8 छक 48, कितना आ जाएगा ये 2, तो आगे कटेगा ना, ये दशमलव के बदले फिर से 0 उतारेंगे। अब कितने बार में जाएगा 6 तिया 18, फिर से आ जाएगा 2, फिर से दशमलव के बदले 0, फिर से 3 आते रहेगा, मतलब 8.3 करके छोड़ दो। अब यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट कितना आ गया है 0.83, क्या ये 1 से अधिक आया, बिल्कुल भी नहीं, 0 पॉइंट कितना आ रहा है 83, इसका मतलब 1 से कम आ रहा है, 1 से कम आया तो कम लोचदार कह लीजिए सीधा इसको। तो आगे लिखना है दैट इज I.E और क्या बता देना है ED जो है वो लेस देन है 1, इसी को कहते हैं कम लोचदार मांग, यानी कि लेस इलास्टिक डिमांड, ठीक है, लेस इलास्टिक डिमांड, हिंदी में कहते हैं कम लोचदार मांग, या फिर आप इसको बोल सकते हैं बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं इसी को इनइलास्टिक डिमांड। लो मैंने सब लिख दिया, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, यानी कि इकाई से कम लोचदार मांग, इसी का नाम है। तो आपने देख लिया इस ढंग से बनता है क्वेश्चन। इसका एक दूसरा तरीका भी होगा, अच्छा इतना बना करके छोड़ मत देना, अगर 3 नंबर में पूछता है तो आपको डायग्राम भी इसके बनाने हैं, और डायग्राम में ज़्यादा टाइम लगता नहीं। देखिए हम क्वांटिटी डिमांड को किधर रखते हैं, एक्स एक्सिस पर, वस्तु के मूल्य को किधर रखते हैं, वाई एक्सिस पर। मूल्य हमने यहाँ पर रख दिया P1 कहीं ना कहीं, ये पहले का जो है वो मांग की मात्रा, पहले मूल्य कितना था ये, तो आप इंडिकेट कर सकते हैं, पहले 5 रुपया था, तो डिमांड कितना था Q1 कितना है 100 यूनिट है। अब देखिए प्राइस क्या हुआ, प्राइस जो है ना वो 60% क्या हुआ था, बढ़ गया था, इसीलिए तो पॉजिटिव में आया था, क्योंकि ये बढ़ा हुआ था, 60% क्या हुआ था, प्राइस बढ़ गया था। आप देख सकते हैं पहले का प्राइस 5 था, बाद में 8 रुपया हो गया, कितना परसेंट बढ़ा, 60% बढ़ गया। तो 60% यहाँ पर प्राइस कहीं ना कहीं हम बढ़ा देते हैं, यानी कि ये जो स्पेस हमने लिया है ये वाला, इसको हम मान रहे हैं 60%।
तो डिमांड में क्या हुआ, कमी हुआ। कितना परसेंट का कमी हुआ, 50% का कमी हुआ। मतलब पहले डिमांड अगर ये था तो घटेगा इधर ओरिजिन की तरफ आएगा ये, तो यहाँ पर घटा दीजिए। लेकिन कितना, अगर इसको हम 60% समझ रहे हैं तो ये घटेगा कितना, 50%। मतलब इसकी चौड़ाई की तुलना में इसकी चौड़ाई कम रखनी होगी। समझ पाए या नहीं? ये हो जाएगा Q2 यहाँ पर कितना, 50। तो ये दोनों जगह है पॉइंट मिला दीजिए, हो गया DD। और इस DD लाइन पर आप लिख दीजिए ED लेस देन 1, क्योंकि यही तो आया था आपका। अब जो है ना आपको पूरे के पूरे अंक देगा वो। यहाँ पर देखिए प्राइस बढ़ा था, डिमांड घटा था, हमने इंडिकेट कर दिया। आप भी चाहे तो इंडिकेट कर सकते हो, है ना। यहाँ तक कि ये जो दोनों वैल्यू है ये भी आप लिख सकते हैं इसमें, यानी कि डेल्टा Q% आप यहाँ दिखा सकते हैं और डेल्टा P% जो आपका 60% आया था ये प्राइस के साइड में दिखा सकते हैं। हो गई बात फिनिश, मिल गई तसल्ली। अब देखो हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी बनाएंगे। मजाक कर रहे भाई, मेरी बोलने की आदत ऐसी है। चलिए आगे जाते हैं हम लोग और इसको दूसरे तरीके से भी आपको बनाकर दिखाते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, हम परसेंटेज में नहीं कैलकुलेट करना चाहते, हम निकालना चाहते हैं केवल डेल्टा P। डेल्टा P केवल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस क्या हो जाता है, P1। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम निकालेंगे प्राइस में चेंजिंग। तो प्राइस में चेंजिंग कितना निकलेगा, P2 कितना है 8, P1 है 5, चेंजिंग कितना निकल गया 3। तो ये डेल्टा P निकला है अभी आपका। निकाल लीजिए डेल्टा Q। तो डेल्टा Q कैसे निकलेगा, Q2 माइनस क्या, Q1। तो देखिए Q2 का मतलब कितना है 50, Q1 का मतलब कितना है 100, ये माइनस में आ जाएगा 50, यानी कि ये निकल गया आपका डेल्टा Q। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं तो लिख देते हैं वी नो दैट। हम क्या जानते हैं कि ED इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q अपन होता है डेल्टा P, इंटू क्या होता है P1 अपन क्या होता है Q1। यहाँ पर देखिए डेल्टा Q का मतलब है 50, माइनस मत पुट करना, बार बार कह रहे हैं। डेल्टा P कितना है 3 है, और ये P1 कितना है, P1 हमारा है 5, और Q1 कितना है, Q1 हमारा है देखो 100। अब क्या नज़र आया, ये 50 1 से कट गया, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। यहाँ पर 2 और 3 ये सब गुना कर लो आपस में, 6 हो जाएगा, 1 से कम 5, 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 से कम 5 रहेगा। मतलब कि हम यहाँ पर जाते हैं, रुको क्या हो जाएगा, 5 से कम 5, यानी कि ऊपर में 1 है नीचे में 3 है, फिर यहाँ 5 है यहाँ 2 है, इस प्रकार से। तो आपस में गुना हो जाता है, ऐसे ऐसे क्रॉस मत कर देना, आपस में गुना होता है। तो 5 हो गया और ये कितना हो जाता है 6, फिर से आया 5/6, यानी कि फिर से वही आंसर आ जाएगा 0.83 आ रहा था ना। दैट इज आप कर दीजिए I.A, यानी कि लिख दो ED जो है वो लेस देन 1 है ना। हो गई बात, इसी को कहते हैं ना इन इलास्टिक डिमांड। ये है आपका बनाने का तरीका। फिर से डायग्राम बनाने का वही तरीका होगा जो मैंने पीछे बनाया था, सेम टू सेम। सिर्फ ये थोड़ा बहुत चेंजिंग आया, यहाँ पर हम परसेंटेज में पहले निकाल रहे थे, अब सिर्फ चेंजिंग निकाल करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने बता दिया। चलिए अब यहाँ पर कई बार सीधे सीधे जो क्वेश्चन रहता है उसको कैसे बनाएंगे आप, वो भी आप समझ गए होंगे, हालांकि दिखाते हैं आपको। मान करके चलिए कि कई बार कह देता है ना, कई बार ऐसे कह देता है कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन 40 है। क्या कह दिया, लेट कर देते हैं, मूल्य में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो कितना है 40 है। मूल्य में 40% का क्या हुआ, मान लो वृद्धि हुआ। ऐसा क्वेश्चन है कि मूल्य में 40% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो उसकी वजह से मांग घटेगा, पक्का है। तो मूल्य में 40% का वृद्धि होने से मांग की मात्रा में 20% की कमी हो जाती है। तो मांग की लोच क्या होगी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। फिर यानी कि हम क्या लिखेंगे, ED इक्वल टू क्या लिखेंगे, सीधा डेल्टा Q% अपॉन क्या, डेल्टा P% लिख लेना, वी नो दैट करके। वी नो दैट ED इक्वल टू डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P%। डेल्टा Q% आपका है 20, डेल्टा P% है आपका 40। तो यहाँ पर आ गया 1/2, 1/2 मतलब 0.5। ये भी क्या आया, 1 से कम लिख देंगे। ED क्या हो जाएगा, ED लेस देन 1। ऐसा नहीं कि हमेशा लेस देन 1 आएगा सो, लेकिन ये आ गया लेस देन 1 तो लिख देंगे लेस इलास्टिक डिमांड। अब देखिए इसमें भले ही P1 P2 नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए।
यहाँ पर देखिए हमने ये कर दिया OP1 यहाँ पर कहीं ना कहीं डिमांड कर दिए अनुमान के आधार पर। अब क्या हुआ, प्राइस जो है वो अच्छा यहाँ कमी हुआ था ना, तो माइनस में दिखाइए इसको, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हुआ था, मांग में कमी हुआ था, मांग में कमी को नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो मूल्य में वृद्धि हुआ था 40%। अगर हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि 40% इतना है, मान लो हम अनुमान के आधार पर कह दिए कि ये जो स्पेस हमने लिया है वो 40% के लिए लिया है, तो मांग कितना घटा है 20%, यानी कि मांग घटेगा लेकिन गैप इसका कम रहेगा। यानी कि देखिए कम इलास्टिक, डिमांड क्या है लेस इलास्टिक, डिमांड घटा लेकिन कम घटा, डिमांड बढ़ेगा भी लेकिन कम बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे लेस इलास्टिक, घटेगा भी तो कम, बढ़ेगा भी तो कम। तो डिमांड के साइड में जब कम चौड़ाई दिखेगा तो लेस इलास्टिक डिमांड। समझ गए होंगे, इसके माथे पर लिख दो ED<1। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। प्राइस बढ़ा है, डिमांड घटा है, प्राइस कितना बढ़ा है आप ये भी बता सकते हो। तो 40% प्राइस क्या हुआ, बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है P2 P1, तो आपको पता चल जाता है कि प्राइस बढ़ा है 40%। डिमांड कितना घटा है तो 20% घटा है, तो नेगेटिव दिखा दो 20%। हो गई बात क्लियर है ना। इस तरीके से अगर आप नॉमरिकल बनाओगे तो आपका अंक नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा हम इसमें इंक जो है डाल लेते हैं ताकि हम आगे जो है काम कर सकें, दिख नहीं रहा होगा। चलिए अब जानिए आगे का काम और कैसे हो सकता है, इसमें बताते हैं आपको हम। कई सारे क्वेश्चन जो है वो टेबल में दे दिए जाते हैं, वो आप बना ही लोगे, ठीक है, बना करके देखना ज़रूर। हम एक आप लोगों को टेबल दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे रहता है ना, क्वेश्चन कह देगा कि कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच बताइए कितना होगा, है ना। इफ़ मान लो प्राइस दे दिया है यहाँ पर और यहाँ पर दे दिया है मांग की मात्रा, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड। मान लो पहले का प्राइस है जो 4 रुपये है, बाद में 2 हो जाता है, यानी कि प्राइस घट गया। तो डिमांड जो है वो यहाँ पर मान लो कि 60 है और डिमांड जो है वो 120 हो जाता है। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी आप लोग कैलकुलेट ज़रूर कर लेना, वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लेना, एक बार कैलकुलेट खुद से कर लो, उसके बाद हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं साथ में, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए आप, जब हो जाए बनाना तो चेक कर लेना। तो यहाँ पर देखो ये जो पहले का प्राइस है ये बाद का प्राइस है, पहले की क्वांटिटी है बाद की क्वांटिटी है, यानी कि P1 हमें कितना दिया है 4, P2 कितना दिया है हमें 2, दोनों के बीच में हम चेंजिंग निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं डेल्टा P, कितना निकलेगा P2 माइनस क्या निकलेगा P1, मतलब कि कितना निकलेगा P2 का मतलब कितना है 2, P1 मतलब 4, माइनस में कितना निकलेगा 2, यानी कि मूल्य में कमी आया है 2 रुपये का, निकल गया। ऐसे ही क्वांटिटी के साइड में लिखेंगे Q1 जो दिया है वो 60 है और Q2 जो है वो हमारा है 120। तो यहाँ पर निकाल लीजिए डेल्टा Q, क्या हो जाता है Q2 माइनस Q1, Q2 कितना है 120 और Q1 है 60, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा पॉजिटिव में। अब क्या करना है, अब आप काम करेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होता है डेल्टा Q अपॉन क्या डेल्टा P और P1 अपॉन क्या Q1। देखो डेल्टा Q का मतलब कितना हम निकाल चुके हैं 60 और डेल्टा P का मतलब निकल चुका है 2, माइनस नहीं पुट करना है। P1 कितना है, P1 है हमारा 4, देखो यहाँ पर P1 लिखा है 4 और उस टाइम Q1 देखो यहाँ पर 60 है, तो ये 60 एक 60 तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो है 2 कट रहा है, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब केवल आंसर आया कितना 2। तो हम इधर कहीं ना कहीं लिख देते हैं, यानी कि सिर्फ आंसर आ रहा है यहाँ पर 2/1, 2/1 का मतलब केवल 2। दैट इज अब कह दीजिए कि ED जो आया है वो ग्रेटर देन 1 आया है, 1 से अधिक आया, इसको कहेंगे हम लोग मोर इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड, यानी कि अधिक लोचदार मांग, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक
डिमांड, यानी कि सापेक्षिक लोचदार मांग। देखो हिंदी से बोल रहे हैं, लिख लेना, सापेक्षिक लोचदार मांग कहते हैं। लेकिन डायग्राम इसका कैसे बनाएंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पर क्या, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो थोड़ा सा स्केल से प्रयोग करते हैं, है ना, सुंदर लगेगा। मूल्य हमने यहाँ पर रख दिया, मांग की मात्रा हम इधर कहीं ना कहीं कर देते हैं। देखो डायग्राम को सुंदर बनाने के लिए पहले का ये जो है ना और ये इक्वल रखना, उसके बाद काम करना जैसे कहेगा वैसे। पहले ये दोनों इक्वल जैसा रखना लगभग। अब देखिए क्या कह रहा है, प्राइस पहले था 4 रुपये, यानी कि पहले का प्राइस ये है 4 रुपये, अगर तो प्राइस क्या हुआ बाद में घटा, यानी कि प्राइस नीचे करना पड़ेगा। अब तो प्राइस हमने घटा दिया, मान लो यहाँ पर कम कर दिया, डिमांड तो पक्का अब बढ़ेगा, तो प्राइस घटा, कितना घटा, -2 रुपीस हो गया, यानी कि 2 रुपया घटा। डिमांड कितना बढ़ा, 60 इकाई डिमांड बढ़ा। तो इतना पहले 60 था और 60 और बढ़ गया, मतलब कहीं ना कहीं और इतना ज़्यादा हो जाएगा इधर। आप खींच सकते हैं, दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, पॉसिबल नहीं तो थोड़ा सा स्पेस केवल ज़्यादा रख देना। हो गया है ये कंप्लीट। अब ये दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, दोनों मिल गया हमारा, ये हो गया डी आपका। यहाँ पर आप दिखा दीजिए कितना बढ़ते हुए, प्लस में दिखा दीजिए 60 यूनिट्स, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, मोर इलास्टिक, अधिक लोचदार मांग। तो ये हो गई आपकी फिनिश। अब बाकी चीज़ें इसी प्रकार से कर लेना और देखना कि सही आपने बनाया या नहीं बनाया, चेक करके कमेंट में ज़रूर कर देना आप लोग, ठीक है। आज रखते हैं इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कभी अगले कंसेप्ट में, अगले वीडियो के साथ, ठीक है। जय हिंद।